नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्कुल परफेक्ट राज्य या समाज कैसा होना चाहिए? आज हम इतिहास की सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक प्लेटो की द रिपब्लिक के पन्ने पलटने वाले हैं। हम उनके राज्यतंत्र के सिद्धांत और उनके आइडियल स्टेट यानी एक आदर्श राज्य की पूरी रूपरेखा को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है, एक परफेक्ट गवर्नमेंट आखिर बनती कैसे है? क्या ये अनलिमिटेड फ्रीडम से बनती है, या पूरी सुरक्षा से, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 2000 साल पहले महान दार्शनिक प्लेटो बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे थे। वो कोई टेम्पररी जुगाड़ या फिक्स नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा अल्टीमेट सिस्टम खोजना चाहते थे जो समाज की सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दे। प्लेटो के इस मास्टर प्लान को समझने के लिए आज हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, आइडियल स्टेट, फिर समाज के 3 वर्ग, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा यानी फिलॉसफर किंग का कॉन्सेप्ट, फिर देखेंगे लोकतंत्र की उनकी आलोचना और अंत में सरकार के 5 रूप। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य। देखिए, प्लेटो का नजरिया थोड़ा अलग था। उनके लिए कोई भी राज्य सिर्फ इकोनॉमी चलाने या अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए नहीं होता। उनके हिसाब से राज्य का मेन पर्पस है न्याय स्थापित करना, अपने नागरिकों का मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास करना और पूरे समाज में एक परफेक्ट ऑर्डर बनाए रखना। मतलब राज्य बेसिकली एक बहुत बड़े स्कूल की तरह है जिसे इंसानों को बेहतर और ज्यादा सच्चा इंसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कमाल की सोच है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, समाज के 3 वर्ग। अब इस परफेक्ट ऑर्डर को अचीव करने के लिए प्लेटो ने समाज को 3 बहुत ही क्लियर कैटेगरीज में बांट दिया। इमेजिन कीजिए एक पिरामिड। सबसे ऊपर आता है शासक वर्ग यानी रूलर्स या दार्शनिक राजा। उनके ठीक नीचे है सैन्य वर्ग जो राज्य की हिफाजत करते हैं, और सबसे नीचे है उत्पादक वर्ग जिसमें हमारे किसान, व्यापारी और कारीगर आते हैं। प्लेटो का मानना था कि हर इंसान जन्म से ही इनमें से किसी एक खास काम के लिए बना होता है और उसे बस वही काम करना चाहिए, नो क्रॉसओवर। टॉपिक नंबर 3, प्लेटो की न्याय यानी जस्टिस की थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 अलग अलग वर्ग एक साथ बिना लड़े शांति से कैसे रहेंगे। यहीं पर प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी काम आती है। उनके लिए न्याय की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट थी। हर व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरों के काम में बिल्कुल दखल ना दे, बस अपनी लेन में चलो। अगर कोई किसान सैनिक बनने की कोशिश करे या कोई सैनिक राजा बनना चाहे तो प्लेटो के हिसाब से वही अन्याय है। न्याय का मतलब ही है अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम पॉइंट पर, दार्शनिक राजा यानी फिलॉसफर किंग। दार्शनिक राजा, प्लेटो का बहुत ही क्लियर विजन था कि एक आदर्श राज्य तब तक बन ही नहीं सकता जब तक कि दार्शनिक लोग राजा न बन जाएं, या जो मौजूदा राजा हैं वो सच्चे दार्शनिक न बन जाएं। उनके पूरे सिस्टम का भार उस अकेले इंसान पर टिका था जो सत्ता के बिल्कुल टॉप पर बैठेगा। और मैं आपको बता दूं, इस जॉब का क्राइटेरिया बहुत बहुत ज्यादा टफ था। इस शासक को आप पैसे या खानदान के आधार पर नहीं चुन सकते। प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छा राजा वो है जो बेहिसाब ज्ञानवान हो, स्वभाव से ही न्यायप्रिय हो और एकदम निस्वार्थ हो। यहाँ तक कि करप्शन को जीरो करने के लिए प्लेटो ने कहा कि राजा के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वो इंसान परम सत्य और नैतिकता यानी एथिक्स को बहुत गहराई से समझता हो। अब आते हैं हमारे 5वें विषय पर जो काफी दिलचस्प है, प्लेटो की लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की आलोचना। एक तरफ है प्लेटो की फर्स्ट चॉइस, बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य दार्शनिकों का शासन, और दूसरी तरफ है डेमोक्रेसी को लेकर उनका नजरिया, अयोग्य जनसमूह यानी मासिस का शासन। अब देखिए, यहाँ हम सिर्फ प्लेटो के ऐतिहासिक व्यू को समझ रहे हैं, हम कोई साइड नहीं ले रहे। असल में प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र के दौरान जो उथल पुथल मची थी, उसने प्लेटो के मन में आम जनता की शासन करने की काबिलियत पर बहुत बड़ा डाउट पैदा कर दिया था। प्लेटो डेमोक्रेसी के काफी कड़े आलोचक थे। उनकी चिंताएं क्या थीं? उनका मानना था कि आम जनता के पास राज्य के लिए सही, लॉजिकल और मॉरल डिसीजंस लेने की ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए वो हमेशा सही फैसले नहीं ले सकते। उन्हें इस बात का भी डर था कि डेमोक्रेसी में कोई भी अयोग्य इंसान जो बस बातें बनाने में माहिर हो, वो जनता को मैनिपुलेट करके सत्ता हथिया सकता है। और उनके हिसाब से इसका रिजल्ट सिर्फ एक होता, पूरी तरह से अराजकता और केओस। इसी डर की वजह से उन्होंने अपने आइडियल स्टेट का पूरा फोकस एक दार्शनिक राजा पर शिफ्ट कर दिया था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सरकार के 5 रूप। प्लेटो ने एक्सप्लेन किया कि कैसे कोई भी सरकार समय के साथ धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है। इमेजिन कीजिए एक टाइमलाइन। ये शुरू होता है
एरिस्टोक्रेसी से, यानी बेस्ट और सबसे श्रेष्ठ लोगों का शासन। यही प्लेटो का आइडियल स्टेट है। लेकिन जब ये रूलर्स अपनी नैतिकता खोने लगते हैं तो सिस्टम टिमोक्रेसी में बदल जाता है, जहां ज्ञान से ज्यादा मिलिट्री पावर और सम्मान की वैल्यू होती है। फिर ये और गिरकर ओलिगार्की बन जाता है, जहां सिर्फ अमीर लोग राज करते हैं। जब अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ता है तो बगावत होती है, जिससे डेमोक्रेसी आती है। और फाइनली डेमोक्रेसी की अराजकता से बचने के लिए जनता एक तानाशाह को चुनती है और समाज अपने सबसे निचले स्तर यानी टिरैनी या तानाशाही में जाकर गिर जाता है। तो इन सब बातों का बॉटम लाइन क्या है? प्लेटो के राजतंत्र सिद्धांत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि एक सक्सेसफुल समाज की नींव हथियारों की ताकत या ढेर सारा पैसा नहीं होता। एक राज्य केवल और केवल तभी सही ढंग से चल सकता है जब उसका बेस ज्ञान, नैतिकता और निस्वार्थ न्याय हो। उनका पक्का विश्वास था कि देश की कमान उसी के हाथों में सेफ है जो बेइंतहा बुद्धिमान हो और जिसमें रत्ती भर भी स्वार्थ ना हो। जो हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, क्या आज के इस 21वीं सदी के युग में एक दार्शनिक राजा का होना पॉसिबल है? क्या हम सच में कोई ऐसा लीडर ढूंढ सकते हैं जो 100% बुद्धिमान हो, निस्वार्थ हो और जिसमें करप्शन का नामो निशान न हो? या फिर प्लेटो की ये पूरी रूपरेखा बस एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सपना थी? प्लेटो के इस एंशिएंट ब्लूप्रिंट को आज के पॉलिटिक्स से कंपेयर करके जरूर देखिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।